अनिल गोयल कोयलांचल का सबसे बड़ा कोयला माफिया है। रविवार को भी ईडी के अधिकारियों ने अनिल गोयल को तेतुलिया प्लांट और दुबड़ा पुरुलिया प्लांट में छापेमारी की है। तेतुलिया और महुदा में अनिल गोयल का हार्डकोक है, जबकि वो 10 हार्डकोक लीज पर लेकर चलाता है, जहां लाखों के अवैध कोयला को खपाया जाता है। देखिए एक रिपोर्ट। धनबाद का सबसे बड़ा कोयला माफिया अनिल गोयल। तेतुलिया और महुदा में अनिल गोयल का हार्डकोक। 10 हार्डकोक लीज पर चलाता है अनिल गोयल। लीज के हार्डकोक में खपता है लाखों का अवैध कोयला। दुबड़ा पुरुलिया में भी अनिल गोयल के हार्डकोक प्लांट JCPL में ईडी की रेड। अनिल गोयल के तेतुलिया प्लांट में रविवार को भी छापेमारी। कोयलांचल में कोल माफियाओं के खिलाफ ईडी का एक्शन लगातार जारी है। धनबाद में तीसरे दिन भी ईडी की कार्रवाई से कोयला माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कोयला माफिया अनिल गोयल के गोविंदपुर स्थित तेतुलिया प्लांट में ईडी की टीम ने छापेमारी की। प्लांट में रखे गए कोयले के स्टॉक की जांच की और दस्तावेजों से उसका मिलान किया। प्लांट में कोयला भंडार, खरीद बिक्री के बिल, परिवहन से जुड़े कागजात और उत्पादन रिपोर्ट का सत्यापन किया। अधिकारियों ने स्टॉक में मौजूद कोयले की मापी कराई और कागजात में दिखाए गए कोयले की आंकड़ों से मिलान किया। इस दौरान कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि अनिल गोयल 10 हार्डकोक लीज पर चलाता है, जहां चोरी का लाखों टन अवैध कोयला खपाया जाता है, जिसे भी बेपर्दा करने की जरूरत है। अवैध कोयला के खेल का खिलाड़ी कारोबारी है अनिल गोयल। अनिल गोयल के पास कहां से आ रहा चोरी का कोयला? अनिल गोयल को कौन दे रहा चोरी का कोयला? क्या BCCL अधिकारियों से अनिल गोयल की साठगांठ? कोयला की रक्षा करने वाली CISF क्या कर रही? पुलिस, BCCL और CISF के अधिकारियों तक अनिल गोयल की पहुंच। पुलिस के कई पदाधिकारी अनिल गोयल के साइलेंट पार्टनर। CISF के अधिकारियों की शाह पर कोयला चोरी का खेल। शुक्रवार और शनिवार को भी ईडी की टीम ने झारखंड और बंगाल के 44 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। झारखंड के 20 और बंगाल के 24 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी में ईडी को 14 करोड़ से अधिक के नकद समेत जेवरात और आपत्तिजनक दस्तावेज की बरामदगी हुई है। छापेमारी के दौरान कोयला सिंडिकेट से जुड़ी कई प्रॉपर्टी डीड और जमीन की बिक्री और खरीद से जुड़े एग्रीमेंट मिले हैं। ईडी ने बयान जारी कर बताया है कि दर्ज प्राथमिकी से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल झारखंड सीमा पर एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा, जो बिना किसी वैध दस्तावेज के झारखंड से बंगाल में गैर कानूनी तरीके से कोयले की आपूर्ति कर रहा है। ईडी काले हीरे की लूट में लगे चोरों का नकाब उतारने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। धनबाद में ईडी की कार्रवाई पर अब सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अनिल गोयल पर किसका हाथ है, किसके शह पर अनिल गोयल काले हीरे की तस्करी कर रहा था। एक रिपोर्ट देखिए। धनबाद में ईडी की कार्रवाई पर सियासत। क्या काले हीरे का काला सच आएगा सामने? कोयला माफिया अनिल गोयल को कौन बचा रहा है? सत्ता में बैठे लोगों की भी जांच करे ईडी। बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष का पलटवार। ईडी ने सिर्फ झारखंड का देखा है रास्ता। धनबाद में ईडी की कार्रवाई पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कोयला माफिया अनिल गोयल किसकी शह पर काम करता था, इसकी चर्चा होने लगी है। हर कोई जानना चाहता है अनिल गोयल आखिर कैसे कोयलांचल का सबसे बड़ा कोयला माफिया बन गया। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सवाल उठाते हुए कहा कि अनिल गोयल को राज्य सरकार क्यों संरक्षण दे रही है, उसे सरकारी बॉडीगार्ड क्यों मिला हुआ है और किसकी सरपरस्ती में अनिल गोयल आगे बढ़ रहा था। भाई हम तो 3 दिनों से यही प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन है ये अनिल गोयल? क्यों सरकार, राज्य सरकार का उससे क्या संबंध है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप उसको सरकारी बॉडीगार्ड देकर रखे हैं। उसकी जो कोयले की चोरी की गाड़ियां, बताया जाता है कि वो वेस्ट बंगाल जाती थी, आसनसोल के जो भट्टे हैं, मंडियां हैं, उनमें डंप होती थी, लेकिन राज्य सरकार को इस बात की जानकारी नहीं। ये असंभव है। तो हमारी मांग है भाई, केंद्रीय एजेंसियों को अब ये भी देखना चाहिए कि राज्य के शीर्ष पर बैठे कौन लोग हैं जो इस अनिल गोयल को बचा रहे थे और किसी भी हद तक जा रहे थे। क्या कांके रोड से इस अनिल गोयल के कनेक्शन जुड़े हुए हैं? ये तो जांच का विषय है साहब। लेकिन जैसे इसकी
पर परत दर परत खुलती जा रही है ना, तो काला सोना का काला सच धीरे धीरे झारखंड के सामने बाहर आ रहा है। बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि अनिल गोयल के ताल्लुक बीजेपी नेताओं के साथ भी हैं। ईडी को झारखंड के अलावा बिहार, यूपी, असम समेत एनडीए शासित राज्यों का भी रुख करना चाहिए। ईडी एक संवैधानिक एजेंसी है, जो इनपुट मिला उस पर कार्रवाई ईडी कर रही है, अनुसंधान जारी है। क्या कुछ सामने आता है, कई एक ऐसे चेहरे भी हमें देखने को मिले जो भाजपा से भी जुड़े होने का दावा करते हैं। एक दो व्यवसायी, कोल व्यवसायी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, धनबाद के, जो अकूत धन संपत्ति उन्होंने इकट्ठा की और कई भाजपा नेताओं के साथ उनके तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। टिकट के कतार में भी थे वो। तो अगर ऐसे दागदार चेहरे थे तो पार्टी ने कभी उनसे किनारा नहीं किया। और जो ये कार्रवाई देखने को मिली, पूरे देश की जनता ये उम्मीद करती है कि ये कार्रवाई झारखंड की सरहदों से बाहर भी दिखे, असम में भी दिखे, बिहार में भी दिखे, उत्तर प्रदेश में भी दिखे। वहां ईडी के कार्यालय पर ताले क्यों बंद हो जाते हैं? झारखंड कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि ईडी की कार्रवाई पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तय करते हैं। केंद्र सरकार जो रास्ता ईडी को दिखाती है, ईडी उसी रास्ते पर चलती है। देखिए, इस राज्य में ईडी की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। ईडी की कार्रवाई लगातार इस राज्य में चलते रहती है। तो हमें लगता है कि ईडी सिर्फ झारखंड का ही रास्ता देखी है, ईडी बिहार का रास्ता नहीं देखी है, जहां 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया और उसका हिसाब नहीं मिला। ईडी आज तक बिहार के किसी भी पदाधिकारी या किसी भी नेता का दरवाजा नहीं खटखटाया। सियासत अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यही है कि कोयलांचल में कोयले की लूट मची है। कोयला माफिया धड़ल्ले से कोयला का अवैध कारोबार कर रहे हैं। ईडी की कार्रवाई में कोयला माफियों के ठिकानों से 14 करोड़ कैश और लाखों के जेवरात बरामद हुए हैं। अब देखना है कि ईडी कोयला माफियों के सिंडिकेट को तोड़ पाती है या सिर्फ खाना पूर्ति कर छोड़ देती है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश के साथ पूजा की रिपोर्ट। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अंकित जुड़ गए हैं धनबाद से। अंकित, देखिए, सवाल अहम यह है कि अनिल गोयल का नाम आ रहा है और सिंडिकेट चलाने की बातें भी सामने आ रही हैं। तो सबसे अहम जो सवाल है वो गठजोड़ का है कि किसकी सरपरस्ती में तमाम चीजें हो रही हैं। अनिल, अंकित। भाईजान भाई, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर ये बात सामने आ रही है तो इस बात से कहीं भी कतराया नहीं जा सकता है, कहीं भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि जिस तरह से कोयलांचल धनबाद में पिछले 3 दिनों से लगातार ईडी की दबिश पड़ रही है, अनिल गोयल के आवास से लेकर के उनके कार्यालय तक और लास्ट उनके भट्टा, जो तेतुलिया हालकोप भट्टा है, वहां पे ईडी की दबिश है और पिछले 3 दिनों से लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। कह सकते हैं कि 2 लाख टन कोयले की छापामारी चल रही है, 2 लाख कोयले टन की मापी चल रही है और करीब 50 ईडी की टीम की दबिश वहां पे दी गई है। और अभी तक ईडी की जो कार्रवाई है हुई है और जो मापी हुई है वो पूरा नहीं हुआ है और कल फिर हो सकती है तो ईडी कोलभट्टा में पहुंच करके और अपनी कार्रवाई का काम करेंगे। फैज भाई, देखिए अनिल, देखिए हम बात कर रहे थे अनिल गोयल की, और सबसे बड़ी बात अंकित देखिए ये है कि जब 2 हार्डकोर जो है चला रहे हैं और 10 लीज पर लेकर के चला रहे हैं। जी बिल्कुल, अनिल गोयल का अगर हम बात करें तो अनिल गोयल का जो भट्टा है, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो धनबाद में 20 से 22 भट्टे हैं उनका, जो कि कई ऐसे भट्टे हैं जो लीज पे चल रहे हैं। चाहे वो आप गोविंदपुर की बात करें, निरसा की बात करें, झरिया की बात करें या तो फिर बागमारा की बात करें, बहुत ऐसे साइड है, बहुत ऐसे भट्टा है जो चला रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सवालिया खड़ी उठती है कि आखिर अनिल गोयल जैसे लोग यहाँ पे फल फूल रहे हैं और उनके साथ ही कई सिंडिकेट काम कर रहे हैं। अंकित देखिए, जिसके वो कहावत है ना कि चोर से कहो चोरी करने के लिए और शाह से कहो जागते रहना, ये कहावत बड़ी आम है और ये कहावत जो है यहां पर कारगर साबित होती नजर आ रही है, जहां पर अनिल गोयल जो है वो तस्करी के मामले में सामने आ रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो कोयला चोरी है उनसे कैसे साठगांठ हो जा रही है।
फैज भाई, सबसे पहले अगर कहें हम तो अनिल गोयल का नाम, यह विख्यात नाम है कोयलांचल धनबाद के लिए। खास करके कोयला माफियों के इर्द गिर्द में रहने वाले अनिल गोयल, जिसका कह सकते हैं कि पूरे धनबाद कोयलांचल में कम से कम 20 से 22 भट्टे हैं, जिसमें कम से कम 10 से 15 भट्टे उनका लीज पे लिया हुआ है, और इसके अंदर में कई सिंडिकेट काम कर रहे हैं। जी फैज, बिल्कुल। देखिए, सीआईएसएफ का जिक्र हम हमेशा लंबे वक्त से करते आए हैं। अब सीआईएसएफ क्या कर रही है, बीसीसीएल क्या कर रही है? बिल्कुल, अगर देखें आप कह सकते हैं तो जिस तरह से चाहे तो बीसीसीएल के अधिकारी हो या तो सीआईएसएफ के अधिकारी हो, जब तक उनकी अगर साठगांठ नहीं रहती है तब तक इतनी बड़ी कोयला चोरी नहीं हो सकती है। अगर कोयला चोरी होती है, उनके भट्टे तक पहुंचता है, तो इसमें कहीं ना कहीं जवाबदेही बीसीसीएल की भी है, जवाबदेही सीआईएसएफ की है, सभी की जवाबदेही है। अगर वहां तक कोयला पहुंचने में अगर ये लोग साथ देते हैं तभी उनके भट्टा पे जाके कोयला गिरता है। कई सिंडिकेट इसमें काम कर रहे हैं फैज। देखिए, सरपरस्ती बहुत अहम मानी जाती है अंकित, सरपरस्ती बहुत अहम मानी जाती है, और आप ऐसा काम करते हैं जब आपके सर पर हाथ होता है। बिल्कुल, अगर अनिल गोयल के ऊपर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़े सफेद पुत नेता का भी हाथ हो सकता है, कई बड़े अधिकारी का भी हाथ है इसमें, और जिसके बाद ये सिंडिकेट पूरा काम कर रहे हैं। आपने देखा कि ईडी के पिछले 3 दिनों से लगातार छापेमारी चल रही थी। संजय खेमका के यहाँ छापेमारी चली, आपके जाकर के सुधीर चौटाने के यहाँ छापेमारी चली, विनोद महतो के घर छापेमारी चली। तो कई ऐसे सिंडिकेट है जहां छापेमारी चल रही है और कई चीजें खुलकर आ रही है लगातार। अब देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से ईडी की जो है कि पूरी टीम दबिश बनाई हुई है कोयलांचल धनबाद में। अनिल गोयल के आवास हो, चाहे अनिल गोयल का कार्यालय हो, या तो फिर कह सकते हैं आप अनिल गोयल का जो भट्टा है तेतुलिया हारको भट्टा, वहां 50 ईडी की टीम की दबिश दी हुई है और करीब 2 लाख टन कोयले की माफी चल रही है प्याज। झारखंड से लेकर के बंगाल तक 44 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। करीब करीब 14 करोड़ रुपए की बरामदगी भी है और साथ ही साथ जेवरात की भी बरामदगी है। बिल्कुल, 3 दिनों की कार्रवाई से यह देखने को मिला ईडी की जिस तरह से कार्रवाई चली कि बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या तो दुमका, कह सकते हैं कि पूरे बंगाल, बिहार, झारखंड तीनों जगह छापेमारी चली, जिसमें 44 जगहों पे छापेमारी चली। इन छापेमारी में 10 करोड़ से ज्यादा कह सकते हैं कि ईडी की टीम ने जब्त किया है, जेवरात भी जब्त किए हैं, 28 जमीन के पेपर जब्त किया गया है। अभी और खुलासा होना बाकी है प्याज भाई। देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि इस कोयला कारोबार में, ये जो काला कोला है, इस काला कोयले के कारोबार में कई पुलिस और सीएसएफ के साइलेंट पार्टनर भी हैं। देखिए, कोयले का काला कारोबार की हम बात करें तो जिस तरह से ईडी की टीम की जो कार्रवाई हुई है, ये इससे पहले अगर कह सकते हैं तो कोयलांचल धनबाद के कोयले का हीरा कहे जाने वाले धनबाद और धनबाद के बीसीसीएल के पूर्व सीएम भी समीरन दत्ता, जिनके ऊपर पर कहते 1500 करोड़ का हेराफेरी का मामला सामने आया था, और इसी मामले को लेकर के समीरन दत्ता के आवास कलकत्ता से लेकर के बंगाल, झारखंड, बिहार सभी जगह छापेमारी चली, और इन छापामारी में कह सकते हैं कि रुपये की गड्डी ईडी ने खोज निकाली, साथ ही जेवरात भी निकाले। जी बिल्कुल। देखिए, सही सवाल एक अहम और आ रहा है कि बीसीसीएल की देखरेख में ये कैसे सांठगांठ जोड़ दी जा रही है? देखिए, ये निचली स्तर से काम नहीं होती है प्याज। अगर ये देखा जाए तो ये जो काम होती है कोयले का काला खेल का जो चलता है, धरने से काम चलता है, इसमें बड़े बड़े सरपरस्ती की हाथ होती है, जिसके बाद कह सकते हैं बीसीसीएल के चाहे आला अधिकारी हो या तो फिर निचले के लेवल के लोग, जब तक आले अधिकारी का सरपरस्त उनके ऊपर, जो छोटे अधिकारी उनके ऊपर नहीं पड़ता है, तब तक कोयलेरी से एक छटा कोयला उठना मुश्किल है। जिस तरह से सीआईएसएफ के आला अधिकारी हो, बीसीएल के आला अधिकारी हो, जब तक उनका हाथ नहीं रहता है कोयला नहीं उठ सकता है, और जिसका नतीजा यह है कि आज ईडी की टीम ने खुद यहां दबिश देकर के दिखाने का काम किया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब वो देखने वाली बात होगी कि किसका सफेद कुर्ता कोयले के काले रंग से काला हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अंकित आपका। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए धनबाद से हमारे साथ राजेश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजेश, देखिए, कहा यह जा रहा है कि बीसीसीएल की भी इसमें भूमिका है।
क्या जो सरपरस्ती जिसके अंतर्गत होना चाहिए, जो तमाम चीजों का रखवाला है, अगर उसकी भूमिका अहम होना चाहिए, लेकिन वो भूमिका उस लिहाज से पूरी नहीं हो रही है। और जी बिल्कुल फैजान, जिस तरह से कोयला जो सेंट्रल गवर्नमेंट के का प्रॉपर्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है और उसकी इकाई है BCCL ECL, जिसकी देखरेख में ये काम चलता है। देखरेख यानी कि उनका सीधा इनसे जुड़ाव है, कोयले का काम करते हैं और जगह जगह OCP बने हुए हैं, अंडरग्राउंड माइंस बने हुए हैं, वो ECL और BCCL द्वारा संचालित होते हैं। कोयले का जो भी मामला है, कोयला से जुड़ा जो भी मामला होता है, वो सीधे प्रॉपर्टी ECL और BCCL की मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं ECL और मतलब कोल इंडिया का ही कोई इकाई इसमें जिम्मेवार होता है, क्योंकि उनकी देखरेख में सारा काम होता है। सुरक्षा प्रहरी उनकी होती है, सुरक्षा बल उनका होता है। जहाँ भी माइंस होते हैं, जहाँ भी जो भी ओपन कास्ट हो या अंडरग्राउंड माइंस हो, सारे उनके अंडर में होते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर कोयले की कहीं उगाही हो रही है या अवैध उत्खनन हो रहा है तो ये सीधा मामला है। अगर वो BCCL उस पर अंकुश लगाना चाहे तो लगाया जा सकता है, ECL अंकुश लगाना चाहे तो लगाया जा सकता है, लेकिन वो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से और BCCL ECL की टीम से कहीं ना कहीं समन्वय में कमी होती है। और इसमें सेटिंग गेटिंग का भी मामला से नकारा नहीं जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर इस तरह का बड़े स्तर पर जिस तरह का खेल हो रहा है, बिना सेटिंग गेटिंग के तो हो ही नहीं सकता। अगर चाहे BCCL और ECL अगर चाह ले, कोल इंडिया अगर चाह ले, तो एक छटा कोयला उसके जो माइंस है वहां से नहीं आएगा, ना ही जो अवैध उत्खनन स्थल बनाए जाते हैं, कुआं जो यहाँ पे माइनिंग करते हैं अवैध रूप से, अगर वो ECL और BCCL चाह ले, पुलिस प्रशासन चाह ले, तो एक छटा कोयला इधर से उधर नहीं जा सकता है। बावजूद उसके इतने बड़े कोयले का भंडार और ED जैसे जो जांच एजेंसी है वो दबिश देती है और इतना बड़ा भंडार कोयले का मिलता है, वैध अवैध ये तो जांच का विषय है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अवैध ही है। और जिस तरीके से अभी अवैध का कोयले का खेल हमारे इस क्षेत्र में चल रहा है, धनबाद जिले में चल रहा है, निरसा में चल रहा है। राजेश देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, तेतुलिया और महुदा में इनके 2 हार्डकोक हैं और इसके अलावा भी 10 हार्डकोक ये लीज पर जमीन लेकर के चलाते हैं। जी बिल्कुल, अगर ये इस तरीके का हार्डकोक चल रहा है और अगर सेटिंग नहीं है तो कोयला आखिर आता कहाँ से है? क्योंकि कोयलेरी का सारा प्रॉपर्टी कोल इंडिया के अंतर्गत होता है और वो कोयला आता कहाँ से है, ये एक बड़ा सवाल है अगर उसकी सेटिंग नहीं है। और इस तरीके से इतने बड़े बड़े भट्टे चलाना, जो एकड़ जैसे जैसे एकड़ में फैले हुए इनका भट्टा है, इनका जहाँ भी डिपो है, वो बड़े बड़े पैमाने पे कोयला आ रहा है। और इस तरीके से अगर कोयला आ रहा है तो ये सेटिंग गेटिंग बिना कोयला नहीं आ सकता है। और जो तेतुलिया की बात करें और अन्य जगहों की बात करें तो जिस तरह से कोयले का भंडारण मिला है, आज 2 दिन से 3 दिन से ED उस पर लगातार नजर बनाए हुए और वहाँ पे कोयले की नापी की जा रही है। आखिर एक दिन में नापी पूरी नहीं हुई, आज दूसरा दिन चल रहा है, अभी भी पूरी नहीं हुई है। टीम लगातार धनबाद माइनिंग की टीम वहाँ पहुंची हुई है, सुरक्षा बल पहुंची हुई है, ED की टीम पहुंची हुई है और ED की का 1-2 अधिकारी नहीं 50 से ज्यादा अधिकारी वहाँ पहुंच करके और इस तरीके का कोयले का भंडारण का पता कर रहे हैं कि आखिर कितना इस कोयला यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये बिना सेटिंग के नहीं हो सकता है फैजान। बिल्कुल राजेश, आपसे आप बने रहिए, आपसे आगे भी बातें होंगी। और इस वक्त हमारे साथ अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए, ये जो मामला है कोयलांचल में कोयला माफियों के अगेंस्ट, ये ED का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और अनिल गोयल एक ऐसा उभरता हुआ नाम है जिसके पास 2 हार्डकोक हैं, महुदा और इसमें तेतुलिया में उन दबिश भी पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 10 ऐसी जगह हैं जिसको जमीन को लीज पर लेकर के अनिल गोयल का ये काला कारोबार चल रहा है। जी, मैं पूरे प्रकरण पर एक बार मैं आपको पहले बता दूं कि शुक्रवार की तड़के सुबह से ये छापेमारी जारी है और जो तैयारी जो ED की टीम की लग रही है, एक कहा जाए तो पुख्ते तरीके से की है, क्योंकि कई दर्जन अधिकारी इसमें शामिल है, CRPF के फोर्स शामिल है और आज तक जो जब्ती की बात कहा जाए तो लगभग करोड़ों रुपए के साथ साथ डिजिटल उपकरण या सोने चांदी की जो भी गहने हैं, उसके साथ साथ कई ऐसे आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, जिसके द्वारा ये कहा जा सकता है कहीं न कहीं ये जो लीज की बात है या फिर अवैध तरीके से कोयला स्टॉक की बात है, कहीं न कहीं इसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अनिल गोयल या फिर संजय खेमका या फिर अमर मंडल या इन कंपनी इस छापेमारी से जुड़े जो
नाम सामने आ रहे हैं उनके बारे में कहा जाए तो एक लंबी फहरिस्त भी ईडी के पास में है कि जो उनका जो कारोबार ये कहा जा सकता है अभी साफ तौर पर कि अवैध कारोबार जो लंबे समय से कोयलांचल के कई क्षेत्रों में चल रहा था। कोयलांचल ही नहीं, बंगाल के कई इलाकों में भी चल रहा था और लगातार छापेमारी भी वहां देखी जा रही है। तो कुल मिला के कहें कि ईडी इस बार पूरी तरीके से तैयार है और पूरी तरह से ये खंगाल रही है कि इनके पीछे क्या कुछ है और क्या कुछ काला चिट्ठा है। जी बिल्कुल अशोक, देखिए बिना सांठगांठ के ये चोरी वाला कोयला अनिल गोयल के पास आ कहां से रहा है? सवाल सबसे अहम ये है। ये सांठगांठ के क्या है तो कहीं ना कहीं जो अभी तो कई ऐसे सवालिया निशान उठे हैं तो उसमें यह एक सवाल है प्रशासन की ओर भी, यहाँ के जो देख रेख जो प्रशासन के रूप में जो किया जा रहा है उनका, या फिर कहें कि जिस तरह के सिंडिकेट की तैयारी जो चल रही है, सिंडिकेट कहें कि जो एक सुनियोजित ढंग से जो संगठन इसमें काम कर रहा है, जो अवैध तरीके से कोयले के जो उत्पादन हो, या फिर इससे बड़ा बात यहाँ आ जा रहा है कि कोयले की बिक्री का भी जो कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं कि बंगाल हो या फिर झारखंड के अलग, झारखंड से सटे अलग इलाके, पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा और कहीं न कहीं यूपी से भी तार जुड़े आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से सिंडिकेट जब काम कर रहा है तो इससे सह जो मिल रहा है किसी मजबूत तंत्र का सह मिल रहा है। जी देखिए, कोयले की रक्षा करने की जिम्मेदारी जो है वो सीआईएसएफ की है, उसके बाद भी अगर इस तरह के काम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सांठगांठ सामने आ रही है। ये छापेमारी ही नहीं, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें सीआईएसएफ पर कई सवाल भी खड़े हुए हैं और यूं कहें कि सीआईएसएफ पूरी तरह से भी संदेह के घेरे में, कई ऐसे मामले बाघमारा हो, झरिया हो, निरसा के कई इलाके जो खास करके कोलियरी के इलाके हैं, उसमें सीआईएसएफ का जो भूमिका होती है पूरी तरह से संदिग्ध दिखती है। ये जो प्रकरण चल रहा है इसमें आगे आने वाले दिनों में ये कयास लगाया जा सकता है कि कई ऐसे जांच जो है सीआईएसएफ के तरफ भी मुड़ सकते हैं, उनको भी जांच के घेरे में लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, आप बने रहें। और इस वक्त हमारे साथ राजेश हैं। राजेश, आपसे सवाल ये है, आप हमें ये बताएं, क्या आपको लगता है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है क्या सम्मन भी जारी करेगी? जी बिल्कुल, ये कार्रवाई जो जिस तरीके से उन लोगों को इतनी बड़ी बड़ा भंडारण मिला है कोयले का और जो बिल्कुल अवैध रूप से भंडारण किया गया है, तो जाहिर सी बात है जिन का नाम सामने आ रहा है, जो बड़े सिंडिकेट है, जो बड़े बड़े नामचीन लोग इसमें संलिप्त है, कहीं न कहीं उन लोगों के खिलाफ सम्मन जारी जरूर होगा। तो जो सूत्रों का कहना है वो ईडी इस बार जो है कड़ी कार्रवाई करने जा रही है और पूरी तरह से इस पे लगाम लगाने का कोशिश है कि लगाम पूरी तरह से लगा दिया जाए। और जिस तरीके से सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, वो अगर ईडी उसमें सम्मन जारी नहीं करती है तो वो भी एक संदेह के घेरे में आ जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में कोयला मिलना और लगातार छापेमारी कर इतने बड़े जो खेल तंत्र चल रहा है, अवैध कोयले का खेल चल रहा है, उसको उजागर करना और बड़े बड़े नाम जो सामने आए हैं, तो अगर ईडी इसमें सम्मन नहीं जारी करती है, कार्रवाई नहीं करती है, तो कहीं न कहीं ईडी का भी इसमें उससे भी सवाल उठना लाजमी हो जाएगा। फैजान बिल्कुल राजेश, देखिए अब तक 44 ठिकानों पर छापेमारी की गई है ईडी के द्वारा, 20 झारखंड में और 24 अगर हम बात करें तो बंगाल में। तो झारखंड से लेकर के बंगाल तक ईडी एक्शन में नजर आ रही है, तो क्या लगता है ये फहरिस्त और लंबी होगी? जी बिल्कुल, अभी तो जो उनके पास जो नाम थे, जो इनपुट था, उससे कार्रवाई हुई है, लेकिन उसके बाद और इसके लिस्ट और भी बने हुए हैं जो जानकारी से पता चले हैं। और ये हम लोगों को भी इस तरीके की जानकारी है, इनपुट है कि और भी बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिनका नाम अभी सामने नहीं आया है। तो ये कहा जा सकता है ये ईडी की छापेमारी का पहला चरण है, दूसरा चरण अभी आना बाकी है। तो वो उसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते होंगे, ये बड़े लोग हैं, उसके बाद उनसे छोटे लोगों को चिन्हित कर उन पे कार्रवाई की जाएगी। तो अभी ये फहरिस्त बहुत लंबी है, कार्रवाई कहाँ होगी ईडी द्वारा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये मतलब इतने लोग इसमें जुड़े हुए हैं और इतने दिनों से ये काला खेल चल रहा है कि ईडी को भी अपनी पूरी जो तंत्र है उसको लगा देंगे, फिर भी उन लोगों तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये चरणबद्ध तरीके से काम ईडी करेगी ताकि जो भी लोग इसमें संलिप्त है उस पर कार्रवाई की जा सके। फैजान
बिल्कुल, देखिए ईडी की छापामारी में 14 करोड़ की जब्ती हुई है, बरामदगी हुई है और सबसे बड़ी बात यह कि कई जेवरात भी मिले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आपत्तिजनक कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। जी, जिस तरीके से सभी लोगों के घरों पे दफ्तरों में छापेमारी की गई है, जय निर्सा की बात करें तो कैश बरामद किए गए हैं, कई जगहों से जेवरात बरामद किए गए हैं, कागजात बरामद किए गए हैं, कई ऐसे आपत्तिजनक कागजात मिले हैं, ऐसे ऐसे नाम उसमें नोट किए हुए हैं जो ईडी को वो इनपुट मिला है और उसके आधार पर ईडी आगे कार्रवाई करेगी। तो ये जो छापेमारी की ईडी द्वारा किया गया है उसमें बहुत सारे नाम खुल करके सामने आए हैं और ईडी आगे कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। जिस तरीके से अभी तक वो कार्रवाई में जुटी हुई है, लगातार उसको उजागर करने का प्रयास कर रही है, जो लोग इस सामने हैं उनकी धरपकड़ के लिए सारे प्रयास कर रही है। तो जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे वो एक दिन ना एक दिन जरूर सामने आएंगे फैजान। बिल्कुल, देखिए जो अवैध कोयला है ये टनों के हिसाब से कोयला है, इसको खपाने की कोशिश है, तो क्या ये इलाके भी बेपर्दा होंगे? बिल्कुल, टनों के हिसाब से ये सैकड़ों टनों की बात कर सकते हैं इसमें फैजान, क्योंकि ये बहुत बड़ी खेप है और इस लोकल स्तर पे इसको खपाना बहुत मुश्किल है। तो ये कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्र में, दूसरे स्टेटों में भेजने का काम किया जाता है। यहाँ से एक पैड लगाया जाता है, उसमें जो सारी जो सड़क किनारे जितने थाना होते हैं वो सेटिंग होते हैं, जितने और सुरक्षा तंत्र होते हैं जो इसकी निगरानी करते हैं वो सेटिंग होते हैं, तो वो दूसरे क्षेत्र में खपाया जाता है, दूसरे स्टेटों में भेजा जाता है। तो वो सारे खपाने के लिए हमारे इस कोयलांचल में जितना भंडारण मिला है कोयले का, यहाँ खपाना बहुत मुश्किल है और ये भंडारण लगातार किया जा रहा है और दूसरे क्षेत्रों में खपाने की जो योजना थी वो सब बनाई जा रही थी, लेकिन उस बीच ईडी की छापेमारी हो गई और सारा भंडारण जी निश्चित तौर पर। देखिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लेकिन अब जो ईडी का एक्शन होगा वो तो देखने वाली बात होगी, अब क्या होता है। और इस वक्त हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए ये जो अहम सवाल है, क्या सफेद कुर्ते वाले, सफेद कपड़े वालों पर भी काला कोयले की नजर पड़ेगी? क्या कपड़े इनके भी गंदे होंगे? जिस तरह से ईडी के पास एक कहा जाता है लंबी फहरिस्त है, क्योंकि लगातार बंगाल के इलाकों में भी छापेमारी जारी है, या यूं कहें कि जो पश्चिम बंगाल के नरेंद्र खड़का, कृष्ण मुरारी कयाल, युधिष्ठिर घोष, राज किशोर यादव, लोकेश सिंह, चिन्मय मंडल, नीरद मंडल सहित कई ऐसे अन्य ठिकानों इन्हीं घर और उनके जो जितने भी प्लांट है या फिर ऐसे कितने भी ऐसे जो स्थल है वहां पर लगातार छापेमारी चल रही है। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि तार लंबे हो सकते हैं, इसमें इस तार के घेरे में कई लोग आ सकते हैं, सफेद पोश हो या खाकी वर्दी के हो या फिर सीआईएसएफ राइफलधारी हो। तो इस बार की जो तैयारी ईडी की जो दिख रही है अपने आप में एक खास करके जो अवैध कोयले कारोबारी है उनके लिए बड़ा हड़कंप मचाने वाली बात हो सकती है। जी अशोक निश्चित तौर पर, लेकिन सबसे अहम सवाल अब भी एक ही है, क्या ईडी जिस तरह के एक्शन में है इसी तरह के एक्शन में रहेगी? जो ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है झारखंड से लेकर के बंगाल तक, तो क्या ये ठिकाने और भी बढ़ेंगे? जिस तरह से लगातार आज तीसरा दिन है, कहीं न कहीं यह जो है ठिकाना है या कहें कि फहरिस्त है लंबी होने वाली है और उसके बाद यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो जिस तरह से जब्ती हो रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई के दौरान देखा जा रहा है कि मामले तरह तरह के आ रहे हैं, या कहा जाए तो अवैध जमीन कारोबार, अवैध जो गहने की खरीदारी या इस तरह के कई तार जुड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ईडी की जो कार्रवाई का जो तरीका है अभी फिलहाल सामने नहीं आ चुका है। किस तरह से कार्रवाई होगी, किस तरह से अगला जो कानूनी कार्रवाई कहा जा सकता है, क्या रूप हो सकता है, अभी तक देखने तो नहीं मिला है और न ही कुछ इस तरह की बड़ी सूचना निकल के सामने आई है। लेकिन जो तारीख है ईडी की लगातार अभी जारी रहेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि ईडी जिस तरह से एक्शन में है, हमें लगता है, उम्मीद है कि और भी नाम कुछ सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अशोक आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।